हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉवर्टी एंड हंगर। एक स्टूडेंट्स ने मुझे विशेष रूप से ग्रुप में बताया था, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना। हालांकि मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि ये बात का टॉपिक है, तो लेकिन उनके आग्रह पर मैं इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी में पॉवर्टी को गरीबी कहते हैं और हंगर कहते हैं भूख। तो आखिर पॉवर्टी की परिभाषा क्या है, गरीबी की परिभाषा क्या है? तो गरीबी की परिभाषा यह है कि ऐसे सामाजिक परिस्थिति जिसमें कि एक खास वर्ग के लोग, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो अपने ज़रूरत के सामान को या जीवन के लिए जो जरूरत सामग्री होता है उसको वो खरीद नहीं सकते, मतलब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। तो इसे कहते हैं जो बेसिक नेसेसिटीज है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन जीने के लिए कुछ खास चीज़ों की आवश्यकता होती है। स्वच्छ वातावरण होना, खाने पीने का सामान होना, बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए पैसे होना, अपनी रोज़मर्रा के जीवन के लिए पैसे होना। चूँकि मनुष्य एक बायोलॉजिकल बीइंग है, तो वो बीमार भी पड़ेगा, तो उसके स्वास्थ्य के लिए भी पैसे होना। जीवन में अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, तो उससे भी मुकाबला करने के लिए पैसे होना। तो अगर किसी व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को अपने रोजमर्रा के जीवन जीने के लिए साधन उपलब्ध नहीं है, तो उससे हम कहते हैं कि वह एक गरीब व्यक्ति है। अब दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे पैमाने बनाए गए हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग गरीबी रेखा के बारे में परिभाषा दिया है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने कैलोरी इनटेक के आधार पर गरीबी को परिभाषित किया है कि जैसे एक पुरुष को अपने रोज़मर्रा के जीवन जीने के लिए कम से कम 2100 कैलोरी की ज़रूरत होती है, और एक महिला को कम से कम 1800 कैलोरी की ज़रूरत होती है। अगर अब चूंकि 2100 कैलोरी और 1800 कैलोरी प्राप्त करने के लिए उसे ठीक ढंग से भोजन करना होगा, संतुलित भोजन करना होगा, और उसके लिए फिर पैसे खर्च करने होंगे। अगर वो साधन उसके पास में उपलब्ध नहीं है, तो माना गया कि वह व्यक्ति गरीब है, वो व्यक्ति गरीब है। तो एक परिभाषा तो ये है। दूसरा जो परिभाषा ये है कि अभी भारत सरकार ने भी गरीब रेखा के बारे में अनेक प्रकार के परिभाषा दिए हैं। अब मैं उन डिफरेंट काइंड ऑफ डिफिनीशंस में नहीं जाना चाहता हूँ। अभी जो 2004 में जो गणना की गई थी, उसके हिसाब से हिंदुस्तान में 250 मिलियन, मतलब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। और इसी तरह से जो वर्ल्ड बैंक ने 2005 में जो एस्टिमेट किया था, उसके आधार पर उन्होंने परिभाषा दिया था कि अगर कोई व्यक्ति 1.08 डॉलर्स प्रतिदिन से कम कमाता है, मतलब उसकी आमदनी 1.08 अमेरिकन डॉलर, उससे अगर कम है, जो 1993 का पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से उन्होंने उसका आकलन किया था, तो वो माना गया कि वो व्यक्ति गरीब है। तो अगर 1.08 मतलब आज की तारीख में अमेरिकन डॉलर हमारे देश में 75 रुपया के लगभग है, तो अगर किसी व्यक्ति की आमदनी और 0.8 होगा तो 1 रुपया और बढ़ा लीजिए, या 2 रुपया 77 रुपया,
तो अगर किसी व्यक्ति की आमदनी 77 रुपये से कम है पर डे, तो इसका मतलब हुआ कि वो गरीब है। और इस तरह से उन्होंने 2005 में आकलन किया कि हिंदुस्तान में 461 मिलियन मतलब 46 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। और ये टोटल पॉपुलेशन का 2005 में के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन का ये होता है 41.8, लगभग 42% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज पुअर इन 2005। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो गरीबी की समस्या है, जो भूख की समस्या है, गरीबी और भूख दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये हिंदुस्तान में एक बहुत विकट समस्या है, जहाँ पर एरिया ऑफ एफ्लुएंस हैं, मतलब धन धान्य हैं जैसे अंबानी, टाटा, और दूसरे जगह जो है वो निर्धनता है, गरीबी है। गांव देहातों में और शहरों के स्लम एरियाज़ में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे हिंदुस्तानी भाई बंधु हैं वो अपने जीवन के जो रोज़मर्रा के जो उपयोग आने वाली वस्तु हैं उसका वो उपयोग गरीबी के कारण नहीं कर पाते, और जिसके कारण से बहुत सारे लोगों में अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है, क्योंकि सही ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग 50-60 उम्र में भी, वर्ष के आयु में ही जो है समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अभी जो लगभग जो आकलन है वो ये है कि हिंदुस्तान में अभी जो हम 2020 की बात कर रहे हैं, उसमें ये आकलन है कि लगभग जो 20% जो हमारी आबादी है वो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। मतलब वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। और जब कोई घटना दुर्घटना होती है, मान लीजिए कि प्राकृतिक आपदा आती है, या अभी जो कोरोना काल हुआ है, समय हुआ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो कौन हुए? जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोग हैं। और आपने देखा होगा इसी तरह से हजारों लाखों की संख्या में रोड पर लोगों को चलते हुए, ये क्या है कि ये ऐसे लोग हैं जो रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं, क्योंकि उनके पास में सेविंग्स नहीं होता। और अगर मान लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाता है किसी शहर में, या कर्फ्यू लग जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं वो निचले तबके के जो 20% लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे में हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे देश की एक विकट परिस्थिति है। और विभिन्न प्रकार के जो हमारे देश में जो पहले प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो डिफरेंट प्लान्स चलाए गए, मैंने 11वें प्लान तक चला, मैंने 2014 तक, तो उसमें जो मेन फोकस जो होता था वो ये होता था कि किस तरह से लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया जाए। और इसीलिए सरकार ने विभिन्न समय समय पर अनेक योजनाएं लाए ताकि उन्हें उनके पास में ड्यूरेबल एसेट्स का निर्माण हो सके। हालांकि पिछले 70-72 साल में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी प्रगति हुई है। आज़ादी के समय में जो देश की जो माली हालत थी, जो लोगों की स्थिति थी, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन फिर भी ये जो लगभग 20% जो लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको उनके जीवन स्तर को उठाना सबसे आवश्यक तत्व है। और हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए, हिंदुस्तान के शांति के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और देश में एकता और अखंडता को अक्षुण्ण करने के लिए ये जरूरी है कि सभी व्यक्ति को, निचले से निचले पावदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसका भी स्तर ऊंचा उठे। और गांधी जी ने क्या कहा था कि मैं आपको एक ताबीज़ देता हूं, टेलिस्मैन, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप देखें कि क्या सबसे जो निचले पावदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है
क्या आपके किसी कार्य से या किसी नीति से उसकी तरक्की होगी या नहीं होगी, यही आपका बैरोमीटर है। तो जब तक ये 20% लोग हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे हैं, तब तक हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसको जितना जल्दी हम इससे निजात पाएं, उतना जल्दी हमारे शांति और व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए उचित होगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं कि अब ये जो गरीबी रेखा से के नीचे जो लोग हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो टू अडॉप्ट द पॉलिसी फॉर पुअर। गरीब, हमारा जो भी नीति होना चाहिए वो प्रो पुअर होना चाहिए। अगर प्रो पुअर नहीं है, गरीबों के समर्थन में अगर वो पॉलिसी नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबी जो जब से लिबरलाइजेशन की जो उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 से भारत में शुरू हुआ, तो उससे क्या हुआ है, हालांकि देश में बहुत तरक्की हुई, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हुआ है कि गरीब और धनिक दोनों के बीच में जो खाई है, जो असमानता है, वो बहुत ज़्यादा उसमें गैप हो गया है, मैंने बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। और ये 1991 के बाद से और उसके रफ्तार में बहुत ज़्यादा तेजी आई है। तो इसीलिए वाजपेयी जी ने कहा था कि जो इनइक्वालिटीज है, जो असमानता है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब इस असमानता को पाटना हमारे लिए जरूरी है, और ये हमारे भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 39, 39 बी और सी, 39 बी और सी आपको हमने बताया था, या हमारा वीडियो देखिए कि इसमें क्या है कि राज्य ऐसा काम करेगा जिससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो, माने धन का संग्रहण कुछ लोगों के पास में नहीं हो जाए। और दूसरा, एक राज्य इस प्रकार का काम करेगा जिसमें कि जो असमानता है, जो गरीब और धनी के बीच में, वो असमानता कम हो। तो ये हमारे संविधान का मूलभूत सिद्धांत है, और इसीलिए जो असमानता बढ़ रही है उसको पाटने का काम भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों का है। तो अब सवाल है कि प्रो पुअर पॉलिसी क्या है, माने गरीबों के समर्थन में जो पॉलिसी अडॉप्ट किया जाएगा वो क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो कृषि प्रधान देश है। अधिकांश लोग, लगभग 47% लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो कृषि पर निर्भर हैं, माने जीविकोपार्जन के साधन उनका कृषि है। हालांकि जो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। टोटल समग्र जीडीपी में आप देखेंगे तो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है वो अब 14% 15% हो गया है। लेकिन जो जीविकोपार्जन है, जो एम्प्लॉयमेंट के जो साधन है, वो क्या है, एग्रीकल्चर। अभी भी 47%, 50%, लगभग 47% जो हमारे जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित हैं। तो इसके लिए क्या करना हो, इरिगेशन माने सिंचाई और वाटर शेड डेवलपमेंट। अभी भी दोस्तों, जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि बहुत सारे हमारे यहाँ क्षेत्र हैं, लगभग 45% जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, माने अकालग्रस्त एरिया है, जहाँ पर कि 2 साल 3 साल के दरमियान अकाल हो जाते हैं। क्यों कि मानसून के फेलियर होने का। आप लगभग 45 से 50% एरिया हमारा इरिगेटेड लैंड है, लेकिन जो 50% जो एरिया है वो लगभग जो है वो, या 55% वो क्या है, ड्रॉट प्रोन एरिया है। तो अगर हम वहाँ पर छोटे छोटे इरिगेशन के साधन अगर हम अपनाएं, और या वाटर शेड डेवलपमेंट का, जहाँ पर कि वाटर कंजर्वेशन का काम करें, जो कि भारत सरकार कर भी रही है और विभिन्न राज्य सरकारें कर रही है, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे कृषि
का विस्तार होगा, उत्पादकता बढ़ेगी और जो गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, उनको फायदा होगा और इस तरह से गरीबों के हित में ये पॉलिसी बहुत ही कारगर ढंग से काम करेगा। दूसरा जो दोस्तों है स्टिमुलेटिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ, स्टिमुलेटिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ, कृषि का विकास, कृषि में वृद्धि करना होगा। अब जैसे देखें विभिन्न योजनाओं के तहत में कृषि का जो ग्रोथ का जो दर रखा गया वो लगभग हमेशा 4% रखा गया है, लेकिन आप देखेंगे अगर पिछले 70-72 साल का जो इतिहास देखेंगे तो उसमें आप क्या पाते हैं कि 2.7% से ज़्यादा कभी वृद्धि नहीं हुआ। अगर इसी हिसाब से अगर आप चाइना में देखें तो चाइना में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है हमारे हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा हो गया है। हालांकि जो अरेबल लैंड है, जो कल्टिवेबल लैंड है, उसकी जो तादाद है, हालांकि चाइना जो है लगभग आपको बता दूं कि चाइना लगभग हिंदुस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 3.25 गुना बड़ा है, लेकिन एज फार एज अरेबल लैंड इज कंसर्न, तो अरेबल लैंड जो जिसमें कि हम कल्टीवेट कर सकते हैं, जिसमें कि खेती कर सकते हैं, उसकी जो क्षेत्रफल है वो हिंदुस्तान में चाइना से ज़्यादा है। और उसके बाद भी अभी तक जो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, हरित क्रांति किया, या इसका विस्तार दक्षिण भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी किया गया। अभी ईस्टर्न इंडिया में खास करके बंगाल और बिहार में हरित क्रांति को विस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है, खास करके राइस प्रोडक्शन में ब्रह्मपुत्र के मैदान में। तो इसके बाद भी जो हम क्या देखते हैं कि जो अभी 70-72 साल में हमारा जो ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर में 2.7% है। इस ग्रोथ को हमें 4% पर 5% पर ले जाना होगा। अगर एग्रीकल्चर में विकास होगा, उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगा, तो इसका प्रभाव अधिकांश जनता पर पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा कि हिंदुस्तान के लगभग आधी आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। और यदि कृषि में वृद्धि होगा तो उसका जो रिजल्ट है वो गरीब, मजलूम और जो लोअर स्टेटा सोसाइटी के जो रहने वाले लोग हैं, जिनके जीविकोपार्जन का साधन केवल खेती ही है, तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचेगा और वो गरीबी रेखा के ऊपर क्रॉस कर जाएंगे। एक तीसरा है इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो असंगठित क्षेत्र हैं। अब दोस्तों आप जानते हैं कि असंगठित क्षेत्र क्या है, तो जैसे कि हिंदुस्तान में लगभग 92% जो क्षेत्र हैं वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, तो और 8% ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र है, माने संगठित क्षेत्र हैं। तो ऐसे जो इस क्षेत्र में इनकी जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। अब असंगठित क्षेत्र में यदि मान लीजिए कोई कारपेंटर का काम कर रहा है या वीविंग का अपने घर में काम कर रहा है, बहुत सारे आर्टिजन काम कर रहे हैं, सब असंगठित क्षेत्र में हैं। तो इस असंगठित क्षेत्र के लोगों के जो उत्पादकता है, मतलब पर यूनिट प्रोडक्शन, उसमें वृद्धि लाना जरूरी है। और इसी से इसमें अगर हम वृद्धि लाते हैं तो उसका जो है ना व्यापक प्रभाव पड़ेगा और उससे हम बहुत सारे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको ऊपर उठाने में हम मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये असंगठित क्षेत्र के लोगों को, मान लीजिए कोई बुनकर है अपने घर में, या कोई पीतल का बर्तन बनाता है अपने घर में, अब इसके लिए क्या करना होगा, सरकार को सब्सिडी देने होंगे। दूसरा, वो जो माल बनाता है उसको खपत करने के लिए खरीदने का व्यवस्था भी करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने माल बनाया, आर्टिजन्स माल बनाया, उसका माल बिक ही नहीं रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, चाइना से एडवर्स है। तो बहुत सारे सस्ते सामान चाइना से आते तो लोग चाइनीज सामान खरीद लेते हैं, दूसरे देशों के सामान खरीद लेते हैं। तो ये व्यवस्था करना होगा कि हमारे जो पीतल उद्योग हैं या स्वर्ण उद्योग है या ज्वेलरी उद्योग है या छोटे छोटे जो
ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं लोग, बुनकर है, जो हैंडलूम का काम करते हैं, अपने घरों में काम करते हैं, तो उनको एक तो माल मुहैया कराना, माने रॉ मटेरियल्स मुहैया कराना, और दूसरा जब उन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को मार्केट उपलब्ध कराना, और तीसरा ये भी देखना कि दूसरे जो सस्ते सस्ते माल जो विदेशों से आ रहे हैं उससे ये माल कैसे compete करेगा, ये भी देखना होगा, तभी उसका माल बिकेगा। तो इसीलिए जब तक हम उनकी उत्पादकता में वृद्धि नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हम और बहुत सारे जो ये मजदूर कारीगर हैं, आर्टिजन क्लास के लोग हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे यापन कर रहे हैं। तो तब तक जो गरीबी है, जो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी में, उसको हम दूर नहीं कर सकते। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इम्प्रूविंग द शेयर ऑफ वेजेस ऑफ लेबर्स। जो श्रमिकों के जो मजदूरी हैं उनका जो हिस्सा है उसमें हमें बढ़ोतरी करना होगा। ऐसा एक सिस्टम ऐसा अडॉप्ट करना होगा जैसे कि 2009 और 10 में ये देखा गया कि मजदूरों का, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री के में मजदूर काम करते हैं तो उनका जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, तो उसमें जो मजदूरों का जो शेयर था वेज का, मजदूरी, वो कितना था 36.5% 2010 में, ये कम है। जबकि जो टोटल शेयर था प्रॉफिट का वो था 56.2%। तो हमें ऐसा व्यवस्था करना होगा जिससे मजदूरों के मजदूरी का शेयर है, हिस्सा है किसी भी इंडस्ट्री में, उसमें बढ़ोतरी हो। हालांकि गांव में अभी हमने देखा है कि पहले 30-40 साल पहले एक मजदूर खेती में जब खेत में काम करता था तो उसको 5 सेर धान दिया जाता था, खास करके बिहार यूपी में। लेकिन अभी एक मजदूर जब किसी के यहाँ काम करने आता है तो 200 रुपये लेता है। तो अगर 5 सेर मतलब लगभग 3.5 kg, तो 3.5 kg, और अभी धान का जो कीमत है वो लगभग 15 रुपये किलो है। तो उस हिसाब से तो 15 तिया 45 और 52.5, आधा 52.5 रुपया होना चाहिए। लेकिन अभी मिल कितना रहा है 200 रुपया। तो गांव में खास करके मनरेगा कार्यक्रम चलाने से और बहुत सारे जो मजदूर हैं वो दूसरे प्रांतों में जाकर के कमाने के कारण से अब गांव में भी जो है मजदूरों की मजदूरी में काफ़ी वृद्धि हुई है, और जो 40 साल पहले जो चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। तो इंडस्ट्री में भी मजदूरों के जो लाभांश में जो शेयर है उसमें बढ़ोतरी करना जरूरी है, और इसमें गवर्नमेंट जो है वो मूक दृष्टा होकर के नहीं रह सकती है, क्योंकि जो भारतीय संविधान एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा करता है, और इसके तहत में ये नहीं हो सकता है कि लाभ का अधिकांश हिस्सा उद्योगपति के द्वारा कब्जा कर लिया जाए और मजदूरों को उससे वंचित कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो सरकार का ये कर्तव्य है कि उसमें वो हस्तक्षेप करे, और सरकार समय समय पर हस्तक्षेप करती भी रही है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एम्पावरमेंट थ्रू स्किल फॉर्मेशन। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशन जो है, शिक्षा, ये किसी भी व्यक्ति के, समाज के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा साधन है, और एजुकेशन के आधार पर हम उत्तरोत्तर विकास कर सकते हैं। मानसिक विकास अगर हमें मालूम है तो हमारा शारीरिक विकास, और साथ साथ तीसरा विकास क्या होता है, आर्थिक विकास, क्योंकि हम अच्छे पदों पर पहुंचते हैं, प्रोफेशनल बनते हैं, और उसके आधार पर हमारा जो सैलरी है, इमोल्यूमेंट है, वेतन है, वो भी फिक्स होता है।
तो एजुकेशन एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और इसीलिए भारत सरकार ने और विभिन्न राज्य सरकारों ने आज़ादी के बाद से लगभग 378 यूनिवर्सिटी हमारे देश में खोले गए हैं। और इसके अलावा लगभग 18,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हमारे देश में कार्यरत हैं, जो एक गर्व की बात है। 1.5 लाख माने 1.52 सेकेंडरी स्कूल है हमारे देश में। तो अगर आप आज़ादी के समय से इसकी तुलना करें तो आपको गर्व महसूस होगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान के विभिन्न सरकारों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। और जिसके कारण से हम देखते हैं कि अभी जो हमारे शिक्षा का लिटरेसी का स्तर है वो 70% से ज़्यादा पहुंच चुका है, और आने वाले 10 वर्षों में वो 90% से ऊपर हो जाएगा। इसी तरह से स्किल फॉर्मेशन मतलब कौशल विकास, इस पर भारत की केंद्र सरकार अभी कौशल विकास योजना के तहत में आप देखेंगे कि हर शहर में, हर जिला मुख्यालय पर इसकी ट्रेनिंग चलाई जा रही है, ताकि लोग कुशल हो सकें, कुशल कारीगर बन सकें, उनमें स्किल फॉर्मेशन हो सके। जैसे कि कपड़े सिलाई, स्विंग सेंटर बहुत जगह खोले गए हैं। लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करके खेत की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, ऑर्गेनिक मैन्योर, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, और इस तरह से कंप्यूटर में उनको प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसमें भी हम दोस्तों देखते हैं कि अभी भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। वो क्या है? आज़ादी के बाद से ही हमारा जो उद्देश्य रहा है वो रहा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सर्वव्यापीकरण। और इसी के तहत में विभिन्न सरकारों ने 10वीं तक अब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है। लेकिन फिर भी हम सभी लोगों को शिक्षित नहीं कर पाए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 70-75% लोग हमारे देश में अभी शिक्षित हुए हैं। अगर पश्चिमी देशों को देखेंगे तो वहाँ पर 98-99% लोग शिक्षित हो गए हैं। हमारे देश केरला में ही, मिजोरम में, मणिपुर में 100% लोग शिक्षित हैं। लेकिन जो भारत का जो हार्टलैंड इलाका है, खास करके यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, इन इलाकों में शिक्षा का स्तर मतलब लिटरेसी रेट अभी भी इवन इंडिया लेवल पर भी, ऑल इंडिया लेवल पर भी कम है। उसमें सुधार की गुंजाइश है। अगर हम शिक्षा का सर्वव्यापीकरण कर दें, और जो SC ST आप देखेंगे कि इसमें भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं उसको आप जब आप कंपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, माने समाज के विभिन्न वर्ग में अगर आप बांटेंगे, तो उसमें आप क्या पाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो कहाँ पर है? ST में, शेड्यूल्ड ट्राइब में, और SC में, और OBC में, बहुत सारे OBC में। हालांकि फॉरवर्ड क्लास में भी गरीबी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो है ST में और SC में, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब में और शेड्यूल्ड कास्ट में। और हम क्या देखते हैं कि इन दोनों वर्गों में, दोनों कम्युनिटी में यहाँ के बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट की संख्या है वो है कितना? अगर आप देखेंगे तो लगभग 65-66% ड्रॉप आउट की संख्या है ST में, और उसी तरह से लगभग 57% जो है वो ड्रॉप आउट की संख्या कहाँ है? SC में। हालांकि गवर्नमेंट ने जगह जगह स्कूल के साथ ही हॉस्टल्स के भी प्रावधान किए हैं, और जो गरीब बच्चे हैं उनको रहने के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको शिक्षा देने के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट फूडिंग एंड लॉजिंग की व्यवस्था भी किया है। फिर भी ये जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है,
और इस ड्रॉप आउट की संख्या को जब तक हम कम नहीं करेंगे तब तक हमारा जो उद्देश्य है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वो नहीं हो पाएगा। और इसी तरह से हमारे देश में जो हायर एजुकेशन है उसमें दोस्तों हम क्या देखते हैं, हायर एजुकेशन में उच्च शिक्षा वो कितना प्रतिशत है, 11%। अभी जो प्राइमरी लेवल में जो इनरोलमेंट हुआ और हायर लेवल पर जाते जाते वो कितना हुआ, 11%, 11%। लेकिन अगर पश्चिमी देशों की बात अब करें तो वहां पर कितना है, 23%। तो हायर एजुकेशन में भी हम जो है ना पश्चिमी देशों से पीछे हैं। अगर हमारे देश के साथ में जो दूसरे देश जो आज़ाद हुए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का हिस्सा है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे जो जितने भी कंट्री हैं उसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। ये जो हम जब इंटरनेशनल रिलेशन पर क्लास लेंगे, जो आपके जनरल स्टडीज़ का एक हिस्सा है, तो उसमें मैं बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड जो है उसमें अमेरिका ने USA और बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड में आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड में अभी तो USSR नहीं है, रसा है, और बहुत सारे जो कम्युनिस्ट कंट्री थे उसको सेकेंड वर्ल्ड कहते थे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। और तीसरा जो था वो था जो बहुत सारे कंट्री जो 1947 या 1945 के बाद में आज़ाद हुए हैं, तो जैसे कि इंडिया, और उसमें चाइना भी आता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ही, हालांकि चाइना में उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो बहुत सारे जो देश हमारे साथ आज़ाद हुए 1940 से लेकर के 1960 के बीच में, और जो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हिस्सा हैं, तो वहाँ पर हम हायर एजुकेशन में क्या पाते हैं, लगभग 36% हायर एजुकेशन में उनका रेशियो क्या है, 36, मतलब उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं। तो हमें हायर एजुकेशन में भी ध्यान देना होगा। हालांकि हम विश्व में तीसरे नंबर के एज फार एज द साइंटिस्ट आर कंसर्न, तो विश्व में जो हमारा जो साइंटिस्टों का पूल है वो तीसरे नंबर का है, चूंकि हमारा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन यदि आप सही ढंग से इसकी व्याख्या करें तो आप क्या पाते हैं कि जो हमारा रेशियो है हायर एजुकेशन का वो सिर्फ 11% है, उसमें भी तब्दीली करने की जरूरत है। दूसरा, स्किल फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आप चाइना से तुलना करेंगे तो हमारे देश में जो कौशल विकास का जो गति है बहुत ही कमज़ोर है, और इसके कारण से हमारे प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और इसलिए आप देखते हैं कि चाइना में के जो माल हैं, जो उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, उन्होंने पूरे विश्व को पाट दिया है। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि स्किल होने के कारण से चाइनीज़ महिलाओं को, पुरुषों को कौशल विकास ज़्यादा होने के कारण से वो सस्ते माल, सस्ते मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तैयार करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके सामने में जो दूसरे देश के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो compete नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से पूरा विश्व, इवन अमेरिका पट गया है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी चाइना से कोई भी दूसरा कंट्री मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। तो हमें पूरा जोर लगाना होगा कि जो हमारे जो कौशल विकास की योजना जो भारत सरकार द्वारा विभिन्न तहसील स्तर पर चलाई जा रही है, उसके गुणवत्ता पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो, और जिस प्रकार से चलाई जा रहे हो उसमें और उत्तरोत्तर विकास हो। अभी मैंने उसमें क्या खामी पाया? खामी एक पाया जो अभी हमारे अधीन में भी चल रहा था, उसमें ये पाया कि बहुत सारे जो स्किल्ड वर्कर तैयार हुए, लगभग मैंने 2500 लोगों को ट्रेनिंग दिया था, तो उसमें मुश्किल से 25 या 50 लोगों को या 10 लोगों को ही रोजगार मिले, और वो भी बहुत कम सैलरी पर, किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 8,000। तो कहने का आशय यह है कि अगर आपने किसी को स्किल्ड किया या उसको
उसका कौशल विकास किया और उसके बाद में अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला या उसने खुद रोजगार शुरू नहीं किया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हालांकि मिड डे मील योजना जो है भारत सरकार का, वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कदम है और उसके कारण से ड्रॉपआउटों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है, क्योंकि उन्हें फ्री फूडिंग मिल रहा है। बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में सरकार ने, विभिन्न सरकारों ने वनवासी हॉस्टल्स के निर्माण किए हैं, जो वहाँ पर आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं और उन्हें निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी कराई गई है। एक बात और इम्पॉर्टेंट जो है कि जो हमारे यहाँ जो टेक्निकल एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें क्या हो गया है, टेक्निकल शिक्षा पूरी तरह से एक पक्षीय हो गया है। मतलब उसका जो विकास चारों तरफ, देश के चारों हिस्से में होना चाहिए, वो नहीं हुआ। जैसे दक्षिणी भारत के जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मद्रास, ये चार जो इम्पोर्टेंट स्टेट हैं, उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है लगभग 56% से 55% से ज़्यादा है। लेकिन दूसरे राज्य जैसे यूपी है, बिहार में जिस प्रकार से टेक्निकल शिक्षा का विस्तार होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है ताकि किसी प्रकार का डिस्पैरिटीज नहीं हो। अगर गरीबी रेखा से हम लोगों को उठाना चाहते हैं तो गरीबी जो है वो किसी स्पेस या प्लेस स्पेसिफिक नहीं है, वो हिंदुस्तान के चारों तरफ फैला हुआ है। तो हमें जो विकास जो करना चाहिए, जो हमारे देश में जो क्षेत्रीय असंतुलन, विकास के असंतुलन पैदा हो गए हैं, जिसके बारे में हम अलग से क्लास लेंगे, रीजनल डिस्पैरिटीज़ के बारे में, रीजनल इम्बैलेंसेज जो इंडियन इकोनॉमी हो गई है, उसके लिए हम अलग से क्लास लेंगे आपका। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे टेक्निकल शिक्षा का विस्तार हुआ है तो वो विस्तार देश के सभी क्षेत्रों में, सभी राज्यों में होना चाहिए। वो नहीं हुआ है, वो 3-4 राज्यों में सीमित होकर रह गया है और अधिकांश जो कॉलेजेज हैं वो इन दक्षिणी राज्यों में स्थित हैं। वो नहीं होना चाहिए, उसमें सुधार की जरूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट है एम्पावरमेंट थ्रू बेटर हेल्थ। स्वास्थ्य की सुविधा के द्वारा गरीबों को, कमजोरों को, मजलूमों को या लोअर क्लास के जो लोग हैं या SC ST के लोग हैं, स्वास्थ्य की सुविधाओं के द्वारा उनका सशक्तिकरण करना ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी हिंदुस्तान में लगभग 42.6% लोग जो हैं वो अर्बन एरिया में, वो स्लम में रह रहे हैं। 42.6% ये स्लम एरिया में रह रहे हैं, स्लम झोपड़ी में। और ये जो है वो पूरे अर्बन पॉपुलेशन के 15% हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पर कि पीने का पानी की सुविधा नहीं है, हाइजीनिक वातावरण नहीं है। एक ही लैट्रिन में करीब 50-50 लोग, 100-100 लोग जाते हैं और उससे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। साफ हवा नहीं मिलता है। तो इसको सुधार करने की ज़रूरत है और इसके कारण से मोर्टिलिटी रेट भी बढ़ जाती है। जो मृत्यु की दर है उस स्लम एरियाओं में ज़्यादा बढ़ती है। तो इस तरह से हेल्थ क्षेत्र में भी सुधार की ज़रूरत है। और जैसा कि अभी हम देखते हैं कि दूसरे देशों के अपेक्षाकृत हमारे देश में अभी भी जो हेल्थ पर, जो टोटल बजट पर जो खर्चा किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कम है और इसमें सुधार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों, जल्दी से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, एम्पावरमेंट थ्रू हाउसिंग। और अगर गरीबों के गरीबी रेखा से हटाना, ऊपर उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको घरों की व्यवस्था करनी होगी। और जैसा कि अभी आप जानते हैं कि भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के द्वारा जो हाउसिंग सेक्टर में मकान बनाने के क्षेत्र में मकान, उसमें काफ़ी जो है ना लोगों को सस्ते घरों का कंसेप्ट लेकर के आए हैं और जगह जगह हम देख रहे हैं कि मकानों का निर्माण हो रहा है और वहाँ पर जो गरीब हैं या लोअर क्लास के लोग हैं वो सस्ते दरों पर मकान खरीद रहे हैं। उसके पहले SC ST वर्ग के लिए या जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे
उनके लिए इंदिरा आवास योजना काफ़ी दिनों तक चला और अभी भी चल रहा है। तो इस तरह से अगर जो मनुष्य की जो आवश्यकता है वो क्या है दोस्तों, रोटी, कपड़ा, मकान और उसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 जो इम्पोर्टेंट मूलभूत चीज़ हैं, उसको अगर पूर्ति हो जाता है तो फिर हर आदमी जो है वो गरीबी रेखा के ऊपर चला जाएगा। तो उसी क्रम में मकान के लिए बहुत सारे आप देखेंगे कि अभी त्वरित गति से बहुत जगह मकान बन रहे हैं, फिर भी जो मकानों की जो गुणवत्ता है वो दूसरे देशों की अपेक्षाकृत हमारे देश में अभी भी उतना अच्छा नहीं है। अब जो मकान बन रहे हैं वो तो बेहतर हैं, लेकिन पहले के जो मकान जो बन रहे थे वो उतने अच्छे नहीं होते थे। दूसरा, मकान बनाने में जो सरकार बना के दे उसमें भारी भ्रष्टाचार भी होता है, तो जिससे कि मकान के गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। फिर भी ये सराहनीय कदम है और इसके माध्यम से सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कंसेशनल रेट पर मकान बना करके दे रही है। और 2 और इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है, आईटी क्षेत्र, आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरा मनरेगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश में आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, खास करके हैदराबाद और बेंगलोर दोनों आईटी हब हो गए हैं और इसमें रोजगार के साधन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए सरकार ने इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के प्लेयर जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें काम कर रहे हैं और इससे जो आईटी सेक्टर का फैलाव होगा तो चूंकि उसमें रोज़गार देने की ताकत बहुत ज़्यादा है, तो उससे जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको ऊंचा स्तर ऊपर उठाने में ये काफ़ी कारगर कदम होगा। और लास्ट में मनरेगा, जैसे कि आप जानते हैं नेशनल रूरल, जिसको कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कहते हैं, तो इसके तहत में जो यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा 2005 से चलाई गई थी, जिसमें कि 100 दिन रोजगार के लिए पक्के व्यवस्था किए गए थे, तो इसके तहत में भी रोजगार देने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा हमेशा किया जाता रहा है। और अभी कोरोना काल में वर्तमान सरकार ने जो टोटल जो आउटले था मनरेगा पर उसको डबल कर दिया है, तो जिससे कि जो बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हो गए हैं कोरोना के कारण से, उनको रोजगार मिल सके और वो भूखमरी की समस्या या से निजात पा सकें। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे जो इम्पोर्टेंट्स जो हमने सुधार के कार्यक्रम बताए कि गरीबी को दूर करने का क्या क्या उपाय होना चाहिए उसके बारे में हमने बताया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर इन क्षेत्रों में काम किया जाए तो निश्चित रूप से इसमें मदद मिलेगी और जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या जो भूखमरी की समस्या से ग्रसित हैं उनके उन्नति या उनके विकास में मदद मिलेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कैपिटल होता है, जो पूंजी होता है, वो 5-6 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला ह्यूमन कैपिटल, और इस ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है दोस्तों, हेल्थ, न्यूट्रिशन, पोषक तत्व जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा जो स्किल, जैसे मैंने कौशल कहा, और जैसे हेल्थ माने स्वास्थ्य। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो तत्व हैं वो हैं हेल्थ कैपिटल के भाग, और इसमें गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा भूमिका है। इसके बाद आता है बिजनेस कैपिटल, और इसके तहत में हम देखते हैं कि इसमें मशीनरी लगता है और उसके बाद में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होना ज़रूरी है, और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर 3 होते हैं, उसमें भी पूंजी लगता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों क्या आता है, जैसे रोड, ट्रांसपोर्ट, और इसके बाद सी पोर्ट का विकास, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन का विकास। इसके अतिरिक्त जो हम नेशनल कैपिटल देखते हैं उसमें क्या आता है, अरेबल लैंड माने खेती योग्य भूमि। इसके अलावा हेल्दी सॉइल, और इसीलिए गवर्नमेंट ने जगह जगह कृषि विस्तार अधिकारी
कि हर एक ब्लॉक में स्थापना किया है और इसका काम है कि किसानों को समझाए बुझाए और हर एक जगह के ज़मीन की अपनी एक स्पेसिफिक फीचर होता है। तो सॉइल टेस्टिंग कार्ड भी बना करके किसानों को दिए गए हैं ताकि सॉइल के या मिट्टी की गुणवत्ता के हिसाब से विभिन्न प्रकार के जिन्स का उत्पादन वो कर सकें और जिससे कि उनके उत्पादन में वृद्धि हो सके। और इसके अलावा जो हमारा गवर्नमेंट मशीनरी है, जुडिशियल सिस्टम है और गवर्नमेंट सर्विसेज हैं और जो विभिन्न प्रकार के जो कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, ये सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशनल कैपिटल हैं। और अंत में नॉलेज कैपिटल। तो नॉलेज कैपिटल में जैसे साइंटिफिक और टेक्निकल जो जानकारी है, जिसको अंग्रेजी में नो हाउ बोलते हैं, इसको विस्तार करना और साथ साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रगति करना जरूरी है। और ये सारे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स चीज़ें हैं वो सरकार का काम है। लेकिन इसके अलावा बहुत जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका भी विशेष रूप से योगदान है ताकि गरीबी को दूर किया जा सके। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या देखते हैं कि अगर गरीबी को दूर करना है तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि कोई भी अगर योजना हम शुरू करते हैं तो क्या उससे गरीबों को मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए और उसी के आधार पर यदि पॉलिसी बनाया जाए तो निश्चित रूप से इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा और जल्द से जल्द जो है वो बहुत सारे जो 22% लोग जो अभी भी हिंदुस्तान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं वो आगामी 5-10 साल के अंदर में गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। तो दोस्तों आज हमारा जो ये टॉपिक है मैं यहीं पर उद्बोधन समाप्त करता हूँ। अगर आपको कोई पॉइंट हो तो आप ज़रूर पूछें।